Let's start with endocrine pathology and हम शुरू करेंगे with the pathologies of the thyroid gland. The first pathology will be Hashimoto thyroiditis. जब भी कोई पैथोलॉजी है ना थायराइड ग्लैंड की एंड इट एंड्स विद itis, most commonly it is a cause of hypothyroidism, not to be confused with hyper. ठीक है, because this is the most important and most basic point, therefore I'll basically highlight it. Hashimoto thyroiditis important क्यों है? Because it is the most common cause of hypothyroidism in those areas of the world where iodine deficiency is not endemic. जिन इलाकों में आयोडीन डेफिशिएंसी एंडेमिक के बहुत कॉमन है वहाँ टॉप मोस्ट कॉज आयोडीन डेफिशिएंसी बन जाती है, बट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट कॉज इज़ हाशिमोटो थायरोइडाइटिस. एक और बात है, इट हैज़ अ सेकेंड नेम, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक थायरोइडाइटिस. इससे दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं. क्रॉनिक से पता चल रहा है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्रेजुअल थायराइड फेलियर होता है, यानी थायराइड फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करता है. ठीक है, नॉट समथिंग विच हैपन्स अब्रप्टली और सडनली. इट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ ओल्डर वेमेन. प्राइमरीली अफेक्ट करता है फीमेल्स को, मोर लाइकली टू अफेक्ट वेमेन कम्पेयर टू मैन बाय अबाउट 10 to 20 टाइम्स. यानी इतना ज़्यादा फीमेल प्रिपॉन्डरेंस है इस पर्टिकुलर कंडीशन की. ठीक है, और सेकेंडरीली किस एज में होता है? 45 to 65 years old. Therefore scenario में they will most likely mention an older female. ठीक है ना. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट ऑब्वियस कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है. ठीक है ना. एंड ऑटो इम्यून कंडीशंस में एक और इम्पॉर्टेंट ऑटो इम्यून कंडीशन ग्रेव्स डिजीज़ है. थायराइड ग्लैंड को ही अफेक्ट करती है, लेकिन उसमें हाइपरथायराइडिज्म होता है एंड नॉट हाइपो. सो दिस इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस. ठीक है ना. अच्छा, जो मेजॉरिटी पेशेंट्स होते हैं ना हाशिमोटो थायरोइडाइटिस के, उनके सीरम में सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो जाती हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर थायराइड एंटीजेंस. जाहिर सी बात है, नॉर्मल लोगों में अपने ही बॉडी के एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, बट ऑटो इम्यून कंडीशंस में ऑफन टाइम्स बन जाती है. एंड इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, देयर सीरम इज़ पॉजिटिव फॉर थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज़. ठीक है, थायराइड क्या? ऑटो एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो कि डेवलप हुई हैं अगेंस्ट द बॉडीज़ ओन एंटीजेंस. ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है. सब में नहीं होता लेकिन वास्ट मेजॉरिटी में होता है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? जाहिर सी बात है, ऑटो इम्यून है, इसका मतलब है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होती है, टारगेट करती है थायराइड के एपिथेलियम को. थायराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ मोस्टली composed of follicles which are lined by thyroid epithelium and basically contain colloid. And in addition, and other than the thyroid follicles, there is stroma, which is simply the connective tissue in between the thyroid follicles. बट क्योंकि एक इम्यून रिस्पॉन्स माउंट हुई है अगेंस्ट द थायराइड एपिथेलियम, मीनिंग अगेंस्ट द फॉलिकल्स, तो जो फॉलिकल्स है ना दे गेट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, यानी फॉलिकल्स की एट्रॉफी होती है बिकॉज दे आर गेटिंग टारगेटेड, एंड साइमल्टेनियस टू द एट्रॉफी ऑफ द फॉलिकल्स, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल थायराइड आर्किटेक्चर, देयर इज कॉन्कॉमिटेंट लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन एंड फाइब्रोसिस. ठीक है ना. आई हैव टोल्ड यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. एक ऑटो इम्यून रिएक्शन माउंट हुआ है अगेंस्ट द नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच इज़ चीफली composed ऑफ थायराइड फॉलिकल्स. इसलिए जो नॉर्मल थायराइड फॉलिकल्स है ना विच मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दे बिकम एट्रॉफिक. एट्रॉफिक का मतलब होता है उनका साइज़ कम हो जाता है, वो बेसिकली रिडंडेंट से हो जाते हैं, छोटे से हो जाते हैं. ठीक है. इसके अलावा लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होता है और फाइब्रोसिस होती है. लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट वाली बात बहुत ऑब्वियस है. लिटरली वी टॉक्ड अबाउट हाशिमोटो थायरोइडाइटिस हैविंग अ सेकेंड नेम विच इज़ क्रॉनिक लिम्फोसिटिक थायरोइडाइटिस. तो ये बात काफ़ी ऑब्वियस ही है. ठीक है. ठीक है, इसके अलावा यानी इफ़ यू वर टू लुक एट अ सेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑफ अ पर्सन हु हैड हाशिमोटोस, मे बी ऑटोप्सी में, एक तो आपको एट्रॉफिक किस्म के फॉलिकल्स नज़र आएंगे. ठीक है, इसके अलावा आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट नज़र आएगा.
ये बात मैं एक्सप्लेन करूँगी फर्दर व्हेन वी विल कंटिन्यू विद द पैथोजेनेसिस। अभी मैं हाई यील्ड पॉइंट्स स्टार्ट में ही बताना चाहती हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा फाइब्रोसिस भी इंपॉर्टेंट है। फाइब्रोसिस भी होती है, मीनिंग जो कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन है वो भी बढ़ जाता है। नॉर्मली देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग द स्ट्रोमा विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन दी फॉलिकल्स, ठीक है। लेकिन जैसे कि फॉलिकल्स एट्रॉफी करते हैं और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं विद इन द ग्लैंड, साथ ही फाइब्रोसिस होती है और जो कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन है वो बढ़ जाता है बेसिकली, ठीक है। इसलिए मैंने फाइब्रोसिस को हाईलाइट कर लिया फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वी आर नॉट क्वाइट श्योर कि क्या इंसाइटिंग इवेंट होता है जो कि जनरेट करता है इनिशियल ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को, बट वी डू नो और वी एट सर्टनली हैव ए सिंप्लीफाइड आइडिया कि इम्यून रिएक्शन होता कैसा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। अगर वो पैथोजेनेसिस पूछे ना तो यूल हैव टू मेंशन कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होती है अगेंस्ट द फॉलिकल्स, ठीक है, और ऑटो एंटीबॉडीज़ सीरम में मिलती हैं। इसके अलावा वी आर प्रिटी सर्टन कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ना, जिनको हम CD8 कहते हैं, उनकी एक्टिवेशन होती है, ठीक है। और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हम किस चीज़ को टारगेट करते हैं थायराइड एपिथेलियम को, तभी द फॉलिकल्स एट्रॉफी करते हैं ना, बिकॉज द एपिथेलियम इज टारगेटेड। इसके अलावा जो टी हेल्पर सेल्स है ना, टी हेल्पर सेल्स साइटोकाइंस बनाते हैं, ठीक है। साइटोकाइंस आर बेसिकली द प्रोडक्ट्स ऑफ द टी हेल्पर सेल्स। बहुत सारे साइटोकाइंस होते हैं इंक्लूडिंग इंटरफेरॉन गैमा जो कि एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस को। तो ये जो रिक्रूटेड और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है ना, ये भी इंटर्न टारगेट करते हैं थायराइड एपिथेलियम को एंड देयरफॉर डैमेज करते हैं फॉलिकल्स को। So you have to mention cytotoxic T cells, you have to mention the T helper cells and the macrophages, ठीक है। इसके अलावा इस प्रीवियसली मैंशनड मेजॉरिटी केसेस में सीरम में थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, मीनिंग के in addition to the cell mediated part of the autoimmune response, humoral immunity भी participate कर रही है in the development of an autoimmune response in this particular condition, ठीक है। कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज़ नज़र आती हैं सीरम में, ये पाई जाती हैं। देयर समथिंग कॉल्ड एंटी थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो नॉर्मली आपको कोलॉइड के अंदर मिलती है वास्ट क्वांटिटीज़ में। एंड एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज। थायराइड पेरोक्सीडेज एक नॉर्मल एंजाइम है जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर द जनरेशन ऑफ थायरोक्सिन। 2 स्टेप्स होते हैं थायरोक्सिन सिंथेसिस में जो कि ये पर्टिकुलर एंजाइम कैटलाइज करता है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द पैथोजेनेसिस, वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, सो इन एडिशन टू दीज पॉइंट्स आप ये भी मेंशन कर सकते हैं पैथोजेनेसिस में कि इस कंडीशन का डेफिनेटली एक जेनेटिक कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ कॉन्कॉर्डेंस रेट ऑफ 40% बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो होते हैं जिनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जो कि एक सिंगल जाइगोट से डिराइव हुए होते हैं, देयरफॉर दे हैव आइडेंटिकल जीनोम। तो इफ़ वन monozygotic twin has or eventually develops Hashimoto thyroiditis at some point in their life, 40% चांस है कि जो दूसरा ट्विन है ना वो भी at some point इस कंडीशन को डेवलप करेगा। So that's an interesting thing to keep in mind. और अगर एक सिबलिंग को हाशिमोटोज़ है और बाकियों को नहीं है, तो जो 50% होंगे ना सिबलिंग्स वो आर एसिम्टोमेटिक विल बी पॉजिटिव फॉर एंटी थायराइड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी उनके सीरम में एंटी थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज़ मिलेंगी इवन दो दे हैव नॉट डेवलप्ड हाशिमोटोज़ एंड प्रॉबेबली नेवर विल, ठीक है। सी जेनेटिक कॉम्पोनेंट में ये 40% कॉन्कॉर्डेंस रेट और 50% हैविंग द सीरम ऑटो एंटीबॉडीज़ मेंशन करना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सर्टेन पॉलीमॉर्फिज्म्स होती हैं इन सर्टेन जीन्स विच आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाशिमोटोज़, ठीक है। यानी CTLA4 एक जीन है जो कि टी सेल रिस्पॉन्स को नॉर्मली रेगुलेट करती है। इसमें सर्टेन पॉलीमॉर्फिज्म्स होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ हाशिमोटोज़। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? जीन मॉडिफिकेशन या एलील वेरिएंट विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। CTLA4 वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेव्स में भी इंपॉर्टेंट है। एंड वी talked about the role of cytotoxic anti-helper cells in the development of autoimmunity. So it makes sense कि a gene जो कि primarily responsible है for regulating the T cell response
has certain polymorphisms which predispose to the development of this condition. ठीक है, सो दिस ये काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया एंड वी डन विद द पैथोजेनेसिस. मॉर्फोलॉजी को हम इनडायरेक्टली कवर कर चुके हैं. अगर हम माइक्रोस्कोपिक से स्टार्ट करें एंड फिर ग्रॉस की तरफ जाएं तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको नज़र आएगा कि वाइड स्प्रेड इन्फिल्ट्रेशन है पेरेन्काइमा की बाय मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट. ठीक है, आई राइट दिस डाउन. मॉर्फोलॉजी में आपको क्या नज़र आएगा? मॉर्फोलॉजी में ना एक तो हम माइक्रोस्कोपिक भी कंसिडर करते हैं और हम साथ में ग्रॉस भी. अभी हम माइक्रोस्कोपिक से जा रहे हैं ग्रॉस की तरफ. जो पेरेन्काइमा है ना, पेरेन्काइमा इज़ द फंक्शनल पोर्शन ऑफ एनी ग्लैंड और एनी organ primarily referring in this case to the thyroid follicles. Widespread infiltration होती है पेरेन्काइमा की by mononuclear inflammatory infiltrate. ठीक है, और ये जो मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है इसमें प्रीडोमिनेंट सेल्स के नाम भी पता होने चाहिए. ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स. कौन से वाले लिम्फोसाइट्स? प्राइमरीली जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं. सो आपको छोटे लिम्फोसाइट्स जो बेसिकली फॉर नाउ इनएक्टिव और प्लाज्मा सेल्स बहुत सारे नज़र आते हैं. ठीक है, इन द पेरेन्काइमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑफ अ पेशेंट विद हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस. ठीक है, एंड क्योंकि बी सेल्स हैं और प्लाज्मा सेल्स हैं तो जो बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स हैं ना दे फॉर्म लिम्फॉइड फॉलिकल्स. ठीक है, इसलिए जर्मिनल सेंटर्स भी वेल डेवलप्ड किस्म के जर्मिनल सेंटर्स भी नज़र आते हैं. जर्मिनल सेंटर क्या होता है? जब लिम्फोसाइट्स अपने आप को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ लिम्फॉइड फॉलिकल. एंड व्हाट इज़ अ जर्मिनल सेंटर? जर्मिनल सेंटर लिम्फॉइड फॉलिकल के इंटरनल पोर्शन को कहते हैं. ठीक है, सो आई राइट वेल डेवलप्ड जर्मिनल सेंटर. ये बेसिकली बातें हिस्टोलॉजी में कर चुकी हैं. टी जो सेल्स होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स जो कि काउंटर पार्ट होते हैं बी लिम्फोसाइट्स के, वो लिम्फॉइड फॉलिकल्स नहीं बनाते और ना ही उनका रोल होता है जर्मिनल सेंटर की डेवलपमेंट में. ठीक है, तो ये जर्मिनल सेंटर वाली बात इंपॉर्टेंट है. ऑस्मी में अगर इमेज आएगी ना हाशिमोटो थायरोइडाइटिस की तो बहुत ही ऑब्वियस किस्म के लिम्फॉइड फॉलिकल्स आपको नज़र आएंगे. ठीक है, सो ये पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट वही है विच आई ऑलरेडी मैंशनड कि जो थायराइड फॉलिकल्स हैं जो कि नॉर्मली बहुत प्रोमिनेंट से होते हैं वो एट्रोफिड होंगे. ठीक है, एट्रोफिक थायराइड फॉलिकल्स, उनका साइज़ भी छोटा होगा. ठीक है, और कोलॉइड भी आपको कम ही नज़र आ रहा होगा बेसिकली. ठीक है, अच्छा एक और बात है, देयर इज समथिंग कॉल्ड हर्टले सेल चेंज. हर्टले सेल चेंज कुछ थायराइड की कंडीशन में होता है. नॉर्मली द थायराइड follicle is lined by thyroid epithelium which is cuboidal to low columnar. ठीक है, थोड़ी सी वेरिएशन होती है डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी लेवल ऑफ द थायराइड एट द टाइम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं थायराइड की जिसमें देयर इज़ अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज पर्टिकुलर सेल्स, यानी मेटाप्लेजिया होता है इन सेल्स का. मेटाप्लेजिया क्या होता है? जब एक सेल टाइप रिप्लेस हो जाती है बाय अनदर सेल टाइप which is quite normal and which is quite functionally normal and which is well differentiated but which is not normally native to the site जिसमें वो डेवलप हो गई है. ठीक है, और वो रिप्लेस कर लेती है नॉर्मल एपिथेलियम को. हर्टले सेल चेंज आपको फॉलिकुलर एडिनोमा विच इज़ बेसिकली अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ द थायराइड एंड फॉलिकुलर सीए विच इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, उसमें भी आपको ये सेल चेंज नज़र आती है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, हर्टले सेल चेंज में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना, बिकॉज कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज है तो सेल्स दे बेसिकली एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है ना सेल्स का वो एक तो ईओसिनोफिलिक हो जाता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स द ईओसिनोफिलिक टाई एज अपोज टू द बेसोफिलिक टाई. तो ईओसिनोफिलिया बढ़ जाता है साइटोप्लाज्म का और साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर भी हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से. ठीक है, सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया. ठीक है, बिकॉज ईओसिनोफिलिया बढ़ गया इसलिए आई बेसिकली हाईलाइटेड इट पिंक. इनको हम ऑक्सीफिल सेल्स भी कहते हैं. अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे वाइवा में टू एक्सप्लेन दिस तो यू हैव टू से कि ये एक मेटाप्लास्टिक चेंज है. मेटाप्लेजिया में क्या होता है? एक नॉर्मल डिफरेंशिएटेड एपिथेलियम इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ अ डिफरेंट सेल टाइप. होता क्यों है? नॉर्मली ऑन गोइंग इंजरी की वजह से.
ठीक है। और अगर आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे ना, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, तो आप बाकायदा देख सकेंगे कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत प्रोमिनेंट किस्म के माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं इस न्यू सेल टाइप के अंदर। ठीक है, लास्ट पॉइंट में मेंशन कर चुकी हूँ कि जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो जो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू है ना, जो कि नॉर्मली थोड़ा सा होता है इन बिटवीन द फॉलिकल्स, वो बढ़ चुका होता है और काफ़ी अबंडेंट हो सकता है। एक फाइब्रोजिंग वेरिएंट भी होता है, ठीक है, जो कि एक एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें फाइब्रोसिस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है टू द एक्सटेंट कि थायराइड ग्लैंड श्रिंक कर जाता है। ग्रॉस अपीयरेंस में वो श्रिंक लगता है इन फाइब्रोजिंग वेरिएंट। इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल, जो कि नॉर्मली इंटरस्टिशियल में होता है, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। खैर इस बात को हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं जब हमने फाइब्रोसिस वाली बात को मेंशन किया था। ठीक है ना, आई बेसिकली मेक दिस स्क्रीन। फाइब्रोजिंग वेरिएंट वाली बात को यूँ लिख लेती हूँ। अच्छा, ग्रॉस में ये होता है कि इवन दो दिस इज़ अ हाइपोथायरॉइड स्टेट, बिकॉज ऑफ द लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, जो ग्लैंड है ना वो डिफ्यूजली इनलार्ज्ड लगता है और सिमेट्रिकली इनलार्ज्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है? डिफ्यूजली यानी पूरा ग्लैंड एंड नॉट जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। और सिमेट्री का मतलब कि हर हिस्सा इक्वली इनलार्ज्ड होता है। ये नहीं होता कि कोई लोब ज़्यादा बड़ी है दूसरे लोब की निस्बत। ठीक है, डिफ्यूज प्लस सिमेट्रिक इनलार्जमेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन। अच्छा, इसका मतलब है दिस इज़ एक्चुअली गिविंग अस अ बिट ऑफ एन आइडिया अबाउट द मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब है कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस कैन प्रेजेंट और कैन कम टू क्लिनिकल अटेंशन एज अ गोइटर। याद रखना है कि गोइटर मोस्टली पेनलेस होता है। एक दो कंडीशंस हैं, जैसे कि एक दो टाइप्स हैं थायराइडाइटिस की जिसमें इनलार्जमेंट होती है थायराइड ग्लैंड की, जो कि पेनफुल होती है। बाकी जो मोस्ट कंडीशंस हैं उनमें गोइटर पेनलेस होता है। अच्छा, ये गोइटर वाली बात इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस ऑफन टाइम्स प्रेजेंट करता है विद द गोइटर विच कैन colloquially बी टर्म्ड एज enlargement ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एंड लेट मी डू समथिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ इज अनोइंग, बट चलो जाने दो। ठीक है, गोइटर अभी नज़र नहीं आ रहा, सो लेट मी जस्ट चेंज दिस। या अब नज़र आ रहा है। क्या होती है? सिमेट्रिक इनलार्जमेंट होती है, डिफ्यूज इनलार्जमेंट होती है, विच एक्सप्लेन्स की गोइटर वाली प्रेजेंटेशन क्यों होती है। ठीक है ना, अब हम इन जनरल बात करते हैं अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। मोस्ट कॉमनली गोइटर नज़र आता है जिससे सस्पेक्ट होता है कि कोई मसला है। साथ में सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। और पेशेंट कैसा होगा, उन्होंने सिनारियो में मेंशन करना है कि एक मिडिल एज्ड वुमन है और दे माइट गिव द एक्चुअल एज एज अ वुमन इन अ मिड 50s। ठीक है, वो प्रेजेंट करी है, उसने प्रेजेंट किया है विद एन इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, सिमेट्रिक इनलार्जमेंट है और डिफ्यूज इनलार्जमेंट है। दिल प्रोबेबली मेंशन द फैक्ट कि शी बिलोंग्स टू से यूरोप और समवेयर जहाँ पर आयोडीन डेफिशिएंसी एंडेमिक नहीं है। हो सकता है वो ना मेंशन करें। अगर वो ना मेंशन करें तो दे माइट मेंशन कि सीरम में ऑटो एंटीबॉडीज़ नज़र आई हैं और समथिंग विद दैट सॉर्ट, तो दिस विल हेल्प क्लिंच द डायग्नोसिस। ठीक है, समटाइम्स लोकलाइज्ड इंक्रीज़ होता है साइज़ में, तो उस केस में ये होता है कि हाशिमोटोज थायराइडाइटिस माइट बी कन्फ्यूज्ड फॉर ए नियोप्लाज्म विच ऑब्वियसली कैन बी बिट ऑफ अ शॉक फॉर द पर्सन। अच्छा, नॉर्मली ये होता है ना कि एज आई प्रीवियसली मैंशनड कि हाइपोथायराइडिज्म होता है ऑफ वेरिएबल सिवेरिटी अलॉन्ग विद द गोइटर। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ द गोइटर एंड प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोथायरॉइड स्टेट एक एपिसोड हुई होती है थायरोटॉक्सिकोसिस की। उसकी वजह ये है कि जब ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही होती है ना थायराइड ग्लैंड की, तो जो प्री फॉर्म्ड थायराइड है ना वो लार्ज क्वान्टिटीज़ में रिलीज़ होती है, विच लीड्स टू अ ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। तो अगर उन्होंने ऐसे कोई पुरानी एपिसोड मेंशन की ना, तो दिस विल ऑल्सो मेक द डायग्नोसिस 100% क्लियर। दिस इज़ हाशीटॉक्सिकोसिस। ठीक है ना,
हाशीटॉक्सिकोसिस, आई विल बेसिकली मेक दिस सम अदर कलर ताकि इसको याद रखना मुश्किल ना हो। ऑलराइट, अच्छा, हाशीटॉक्सिकोसिस के दौरान जाहिर सी बात है फ्री T4 एंड T3 के लेवल्स एलिवेटेड होंगे, TSH के लेवल्स कम होंगे। एंड अगर इस स्टेज पर आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन टेस्ट किया तो अपटेक वुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी ओवर प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, बाद में हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप करता है और T4 एंड T3 के लेवल्स जो कि इनिशियली एलिवेटेड थे दे विल फॉल आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज एज आई प्रीवियसली स्टेटेड दिस कंडीशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल थायराइड फेलियर, ठीक है ना। अच्छा, बिकॉज दिस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन एंड ऑटो इम्यून कंडीशंस टेंड टू हैपन टुगेदर, तो हो सकता है हाशिमोटो थायराइडाइटिस के पेशेंट को साथ में कोई और ऑटो इम्यून कंडीशन भी हो। दे माइट मेंशन दैट इन अ सिनेरियो एंड दैट विल ऑल्सो बेसिकली सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ हाशिमोटोस, अगर उन्होंने साथ में कोई और ऑटो इम्यून कंडीशन को भी मेंशन किया हुआ है। अच्छा, एज आई प्रीवियसली स्टेटेड कि लिम्फॉइड इन्फिल्ट्रेशन होती है और लिम्फॉइड हाइपरप्लेसिया होता है, तो a person who has Hashimoto's thyroiditis is at an increased risk of developing B cell non-Hodgkin lymphoma, यानी जो lymphoid infiltrate है ना within the thyroid gland has the propensity to become neoplastic, leading to the development of B cell non-Hodgkin lymphoma। तो ये प्री कैंसरस भी है टू सम एक्सटेंट, हम लिख सकते हैं B cell, बिकॉज जो हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमास है ना, ये हैं ही बी सेल न्यूप्लाज्म्स। एम कंफ्यूज नहीं करना हॉजकिन लिम्फोमा के साथ, अभी बात हो रही है बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की, ठीक है। आई बेसिकली अगेन मेक दिस ब्लू। सो वी टॉक्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये टिपिकली अराइज करता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, जाहिर सी बात है, ठीक है। सो वी आर डन विद द फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम बात करेंगे सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस की।